नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। 2024 के चुनाव को जीतने के लिए पार्टियां जातीय समीकरणों पर ध्यान दे रही हैं। राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि अगर सत्ता की चाबी पाना है तो जातीय समीकरणों पर ध्यान देना होगा। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 40 SC/ST आरक्षित हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। चुनाव में जातीय समीकरण कितना असरदार, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मिशन 24 की तैयारियों को लेकर भाजपा और कांग्रेस अब जातिगत समीकरणों को साधने में जुट गई है। जातिगत समीकरणों में ST/SC और OBC वोट बैंक ही सत्ता की वापसी की चाबी है। यहाँ जातिगत समीकरण ही तय करती है कि सरकार किसकी और कितने सीटों से बन रही है। प्रदेश में विपक्षी पार्टी भाजपा से नंद कुमार साय के कांग्रेस प्रवेश से सरकार ने एक और ST/SC वर्ग का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वही भाजपा से नंद कुमार साय की कांग्रेस प्रवेश से बड़ा नुकसान हुआ है, जिसे अब भाजपा पार्टी के अन्य नेताओं के जरिए साधने की कोशिश में है। प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग ने कांग्रेस के ऊपर हमेशा भरोसा किया है, कांग्रेस की विचारधारा पर यकीन किया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में इन वर्गों की बड़ी भूमिका है सरकार में। और पौने 5 साल में इन वर्गों के बेहतरी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनके कानूनी अधिकार के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। इन वर्गों की खुशहाली के लिए योजना बनाकर काम किया है। और 2023 के चुनाव में भी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत दर्ज होगी और कांग्रेस पार्टी जो 75 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ी आबादी ST और SC वर्ग की है। ST वर्ग में कुल जनसंख्या 32% और SC वर्ग की जनसंख्या लगभग 13% है। तो एक बड़ी आबादी होने के कारण निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन वर्गों को अपने साथ लेकर चलने का प्रयास कर रही है और इन वर्गों का साथ लेकर पार्टी के सिंबल को वहाँ तक पहुँचाने का एक प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी में ही वो बड़े नेता थे। कांग्रेस में जाने के बाद आज उनकी क्या स्थिति है, आप उनसे पूछिए। जहाँ तक मुझको जानकारी है, जिस समय वो भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आते थे तो सैकड़ों लोग उनको प्रणाम करते थे, उनको नमस्कार करते थे। आज मैं बीच में एक फोटो देख रहा था, जिस समय प्रदेश अध्यक्ष उनके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बने, उनको कुर्सी तक नसीब नहीं थी। छत्तीसगढ़ में साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है। इसके लिए विपक्ष सरकार के हर लूफॉल को जनता के सामने लाने का अवसर ढूंढते हुए सत्ता में वापसी कर रास्ता खोज रही है। लेकिन सरकार की ओर से विपक्ष को हर बार जवाब मिल रहा है, चाहे वे TS सिंहदेव के मुख्यमंत्री बनने वाले मुद्दे पर हो या ST/SC वर्ग को साधने के मामले पर ही क्यों ना हो। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी विपक्ष को हर मुद्दे पर लगातार जवाब दे रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की आबादी में करीब 32% अनुसूचित जनजाति ST समुदाय के लोग हैं। विधानसभा में 90 में से 29 सीटें ST के लिए और 10 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं। ये सीटें तो महत्वपूर्ण हैं ही, इसके अलावा यहाँ की सत्ता की चाबी के लिहाज से OBC समुदाय भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिया वॉइस के लिए विकास यादव की रिपोर्ट, रायपुर से। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि अब जनजातीय समीकरण पर बात हो रही है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अगर आपको सत्ता की चाबी चाहिए तो जातीय समीकरण पर ध्यान देना पड़ेगा। तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हो, जिस प्रकार से नंद कुमार साय बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इस पर भी सियासत काफी तेज देखी जा रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 32% अनुसूचित जाति हैं। विधानसभा में 90 सीट में से 29 सीटें ST की हैं, डिपेंड करता है उस पर, और 10 सीटों पर SC के लिए आरक्षित हैं। तो OBC समुदाय का काफी बोलबाला देखा जाता है। और विधानसभा चुनाव को लेकर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कसे हुए हैं और जनता को लुभाने के लिए लोक लुभावन वादे कर रही है। जातीय समीकरण को साधने के लिए पक्ष और विपक्ष जुटे हुए हैं। तो लगातार जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तर्कश के तीर अपने
छोड़ रहे हैं और आज देखा गया कि नंद कुमार साय बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। समाज के बीच में, और जिस प्रकार से देखा जाए जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां इस चुनाव को जीतने के लिए रण में कूदी हुई हैं। तो छत्तीसगढ़ में आपको बता दें 90 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें पर एसटी के लिए आरक्षित हैं और 10 सीटें एससी के लिए। तो ओबीसी समुदाय का काफी बोलबाला है और यही डिसाइड करता है हार और जीत को। इसी को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों जातीय समीकरण पर ध्यान कांग्रेस हर पार्टी अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और आज जिस प्रकार से देखा गया कि नंद कुमार साय बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, इसके क्या मायने लगाए जाएं, क्योंकि नंद कुमार साय काफी लोकप्रिय नेता हैं और इसका कितना नुकसान बीजेपी को होगा और इसका कितना फायदा कांग्रेस को होगा। जातीय समीकरण कितना असरदार करेगा चुनाव में, क्या जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर विधानसभा की चाबी जीती जा सकती है चुनाव की। किरण बघेल प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ धनंजय सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले किरण जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, जिस प्रकार से देखा जाए चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जातीय समीकरण को साधने में लगी हुई है। पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि नंद कुमार साय बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं, कितना नुकसान होगा आपको? ये हमारी पार्टी शुरू से ही सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विश्वास मंत्र पे आधारित है। उसी पर्याय के साथ ही हमारे मोदी जी के नेतृत्व, चाहे छत्तीसगढ़ की बात है या पूरे देश की बात है। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं किस तरह कांग्रेस अनुसूचित जाति विरोधी, दलित विरोधी, कानून विरोधी और संवैधानिक विरोधी रही। हाल ही की घटना ले ले जो ऐतिहासिक रही, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के युवा अपनी बात को सुनवाने के लिए, मनवाने के लिए सड़क पर वस्त्रहीन होकर उतरते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे शासन काल में अनुसूचित जाति वर्गों के लिए उनकी कुतुब मीनार से बड़ा जैतखाम का निर्माण हुआ है। कि इसके विपरीत कांग्रेस के शासन काल में जो गुरुद्वारा, जो 2 करोड़ से ज्यादा का पेंडिंग वर्क है, वो उसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शासन काल में रोक दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस दलित विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी। और तो और एक घटना मैं आपको बताती हूँ कि कुछ दिन पहले जब हमारे शासन काल में अनुसूचित जाति रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई थी, तो उस याचिका के खिलाफ जाने वाले लोगों को इनका सब जब शासन आता है तो लाल बत्ती पद से नवाजा जाता है। तो आप देख सकते हैं जो इस रिजर्वेशन के खिलाफ, अनुसूचित जाति हो जनजाति के रिजर्वेशन के खिलाफ जाने वाले लोगों को इस सरकार का संरक्षण प्राप्त है और कहीं ना कहीं ये सरकार उनके साथ खड़ी नजर आती है। तो हम ये बिल्कुल ये मान सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस है वो दलित विरोधी, अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी। ठीक है धनंजय सिंह, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? आ रही है। सर जिस प्रकार से आपने सुना, किरण जी का यह कहना है कि सरकार आपकी है वो जाति विरोधी है,
अनुसूचित जाति के लिए कुछ भी काम नहीं किया, उनको कोई हक नहीं मिल पाया। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार वाली भूपेश बघेल की सरकार बैठी है, तब से अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए अनेक कल्याणकारी योजना माननीय भूपेश बघेल की सरकार की तरफ से की जा रही है। और दूसरी बात, आज वो योजना गांव-गांव में आदिवासी क्षेत्रों में हो या अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में हो, उनको धरातल में क्रियान्वयन करने के लिए, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बना रही है। और आज वो मुहूर्त रूप अमली जावा भी हम लोग पहनाए सरकार। और कहीं ना कहीं आप बस्तर में जाकर के देखिए, आप सरगुजा में जाकर के देखिए, आप जहां भी छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाकर के देखिए, माननीय भूपेश बघेल की योजना चाहे एक व्यक्ति का हो या समाज का हो, हर व्यक्ति को वो लाभ पहुंचाने का काम किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विकास को, भारतीय जनता पार्टी माननीय भूपेश बघेल की लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही है और इस वजह से वो अनगढ़ बातें कर रही है। क्योंकि जब से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बैठी है, आप देखेंगे लोहड़ीगुड़ा का वो जमीन जिन्हें कतर संयंत्र लगाने के लिए रमन की सरकार में अधिकृत किए थे, लेकिन नहीं लगा पाए। और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का जो पास हुआ था, उसमें लिखा था कि नहीं लौटाने पर सम्मान किसानों को लौटा दिए जाए। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बैठी और तुरंत वो काम करके दिखाए, लोहड़ीगुड़ा में जमीन को लौटाए। और माननीय भूपेश बघेल जी वन उपज की हकीकत में वाजिब दाम, जो उनके एक एक पसीने का वाजिब दाम माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल वोट बैंक का उपयोग अनुसूचित जाति और जनजाति को या अन्य समाजों को केवल वोट बैंक के रूप में काम किए हैं। आप देख लेंगे, इसी वजह से बस्तर से लेकर के सरगुजा तक भारतीय जनता पार्टी को विस्तार किया है और ये प्रमाण है, आप देख लेंगे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं किरण जी से। किरण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी। किरण जी, आपने सुना होगा जिस प्रकार से धनंजय सिंह ने कहा। धनंजय जी का कहना है कि आप लोकप्रियता से घबरा रही हैं। कांग्रेस जो जिस प्रकार से काम कर रही है, बीजेपी उससे घबराई हुई है। हम लगातार अनुसूचित जाति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है आप दोनों लोगों से कि आप लोग अनुसूचित जाति के लिए क्यों करते हैं? सभी के साथ काम कीजिए तो विकास की गंगा बहुत अच्छी बढ़ेगी। अगर जातीय समीकरण की बात करते हैं, चाहे बीजेपी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों, दोनों सवाल मेरा यह है कि अगर सबको एक साथ लेकर काम किया जाए तो रफ्तार और अच्छी होगी और सभी जातियों में एक अच्छी इक्वेशंस बनेगी। मैं जवाब लूंगा किरण जी आपसे जो धनंजय जी ने कहा। देखिए, आवाज बहुत क्लियर नहीं है, तो यही कहना चाहूंगी कि जो अभी कृष्णन जी कह रहे थे, वोट बैंक, दलितों को वोट बैंक कांग्रेस की सरकार ने किया है, समझा है। और अभी बड़े अफसोस की बात है, कृष्णन जी एक भी योजना, अपने सरकार की एक भी योजना के बारे में नहीं बता पाए जो कि अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए बनाई गई है। ठीक विपरीत मैं कृष्णन जी को बताना चाहूंगी कि हमारे शासनकाल में प्रत्येक SC/ST के 15,000 की छात्रवृत्ति दिया जाता था। मोदी सरकार ने अभी हाल ही में पंचवर्षीय योजना के तहत 60,000 करोड़ का पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्राओं के लिए बजट में प्रावधान रखा है, जो कि इनके राज्य सरकार के सुस्तीपन के कारण हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे वंचित रह जा रहे हैं। और मैंने कहा ना कि अभी जो जैद खाम में जो निर्माण कार्य बचा हुआ है हमारे शासनकाल का, जिसे कांग्रेस के शासनकाल में रोक दिया गया है, साफ प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार ये इस जैद खाम के विरोधी हैं। इस ठीक है धनंजय जी, सुना आपने? ठीक है किरण जी, आपके पास आएंगे, थोड़ा आवाज की प्रॉब्लम हो रही है। धनंजय जी, सुना आपने किरण जी को? देखिए जी, बहुत सुलझी हुई समझ, लेकिन मेरे विचारों से बहुत परे हैं। बस्तर कौन सी स्थिति में था 15 साल पहले और आज कौन सी स्थिति में है, आपको भली बात ही बता देना चाहूंगा। जो स्कूल नक्सलाइटों के साया में, डॉक्टर रमन सिंह के साया में नक्सलाइटें पनप रही थी, आज
आज नक्सलाइट मुक्त हो चुकी है बस्तर। विशेष समुदाय के साथ जाके कि हम मुश्किल के दिनों में आपके साथ खड़े हैं, और उन भोले भाले आदिवासियों का साथ क्या, जिनकी जान की भूख चढ़ रही है। आप लोग सिलेक्टिव राजनीति करते हैं, सिलेक्टिव राजनीति करना छोड़िए कृष्ण जी। आप लोग अनुसूचित जाति जनजाति को सिर्फ मार के वोट बैंक समझते हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में मात्र 2 महीने रह गए कृष्ण जी, 2 महीने रह गए हैं। आप लोग अपने गिरेबान पे झांकिए, अपने आप को संभालिए। आपकी ना आपकी पार्टी संभल रही है, ना छत्तीसगढ़ संभल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ भूपेश बघेल जी को देकर यहाँ राज्यपाल का शासन, राष्ट्रपति का शासन लग जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ मैदानी को अपने कर्जों में डुबो दिया है, भ्रष्टाचार में डुबो दिया है, चाहे शराब घोटाला हो, पीएससी घोटाला हो, चावल घोटाला हो, कोटखान घोटाला हो, घोटाले के सिवा आपने छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं दिया। उनको गाय देंगे, चरण पादुका देंगे, अनेकों प्रकार के प्रलोभन, लेकिन कभी भी धरातल पर बस्तर हनुमानगढ़ की आग में झोंक दिया है कृष्ण जी। भोले भाई आदिवासियों पाएंगे वो चल रही है कृष्ण जी, उनकी जान की सुरक्षा कीजिए। आपके मुख्यमंत्री को बोलिए उनकी सुरक्षा प्रदान कीजिए। अन्य पिछड़ा वर्ग हो या अन्य समुदाय के हो, हर जाति को माननीय भूपेश ने प्रत्येक व्यक्ति तक वो योजना पहुंचाने का काम किए हैं। और आज कहीं न कहीं वो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज आज उनके वो सपना छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार जनता पार्टी से न्याय करे, महिलाओं को शराबबंदी का वादा क्या था, शराबबंदी को बंद करवाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत को छात्रों को दिलवाए। योजना की बात करते आप सिर्फ छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार की आग में लपेट चुके हैं, छौंक चुके हैं। आप लोग को शर्म आनी चाहिए। 4 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में 40 स्कैम हो चुके हैं। 15 साल बनाम 4 साल देख लीजिए आप लोग। हमारे समय में एक भी अगर घोटाला हुआ कृष्ण जी बता सकते हैं। आप लोग ना सामान्य वर्ग की सुरक्षा कर सकते हैं, ना ही ओबीसी वर्ग का, ना ही अनुसूचित जाति, ना छत्तीसगढ़ की जनता के हित में बात कर सकते हैं। धनंजय जी, तमाम आरोप लगा दिए किरण जी ने आपके ऊपर, आपने कुछ भी नहीं किया, जनता के हित के लिए कुछ भी नहीं किया। आप जो उनकी योजनाएं थी उन्हीं योजनाओं के देखते हुए काम किया है। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि किसने काम कैसा किया। बीजेपी अपनी बात अलग रही है और कांग्रेस अपनी बात कह रही है। जनता को विकास दिखाई नहीं देता, तो विकास आखिर हुआ कहां से? देखिए, इन 5 सालों में 15 सालों में जो घोटाला हुआ, और एक बात आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा, रमन सिंह ने कहा था कि 1 साल कमीशन लेना बंद कर दीजिए, हम अनवरत हम सरकार पर बने रहेंगे। ये कमीशन खोरी की सरकार है। आज माननीय भूपेश बघेल जी की एक योजना प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रही है। आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे अनुसूचित जाति क्षेत्र हो या अन्य पिछड़े के क्षेत्रों में, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रही है। तो बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं, किरण जी तो कह रही हैं कि आपने कुछ नहीं किया, कुछ योजना नहीं पहुंच रही है। सर देखिए, ये योजना किरण जी के ऊपर जा रही है। हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो भूमिहीन है उनको योजना, हमारे जो गोबर खरीदी हो रहे हैं, मलमूत्र का, गाय का मूत्र खरीदी, ये सारी योजना हमारे चाहे रीपा के हमारी सर गोबर खरीद पर तो बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए, तो उनका कहना था घोटाला हो रहा है उसमें काफी। ये घोटालेबाजों की सरकार है, इनको हमेशा हर चीज घोटाला दिखती है। हम तो रियल में डायरेक्ट पैसा नहीं देते हैं, हम तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं उनके नाम घोटाला हुआ था ना, एशिया का सबसे बड़ा नाम घोटाला स्विस बैंक में पनामा पेपर में आया था, रमन मेडिकल कवर्धा। ये मैं आपको घोटाले पे घोटाले बता सकती हूँ। चावल घोटाला, शराब घोटाला, एसी घोटाला, प्रधानमंत्री आवास घोटाले, घोटाले के जिसमें कर्ज में काम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, पानी में डूब जाना चाहिए आपकी कांग्रेस की सरकार को। और उस योजना से आज फल रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मरकाम साहब, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। किरण जी ये बताइए जरा, किरण जी ये बताइए जरा, नंद कुमार साहब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, क्या करेंगी आप? नुकसान हो गया आपको?
बिल्कुल भी नहीं। छत्तीसगढ़ में हमारे भाजपा में बहुत से अच्छे बढ़िया, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के नेता हो या श्रेष्ठ नेतृत्व हो, हमारे पास कोई नेताओं की कमी नहीं है। बात रही भाजपा ने उनके साथ बहुत न्याय किया और विभिन्न पदों से नवाजा गया है। मुझे लगता है भाजपा अपने आप में एक मजबूत और सशक्त पार्टी है। अरे मैडम, अगर उनको साथ न्याय मिलता तो वो क्यों छोड़ के जाते? अगर उनको न्याय मिलता, पद मिलता, सब कुछ मिलता, तो वो क्यों छोड़ के जाते? किरण जी, आवाज मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी जी एक बार फिर से का बयान आया था कि हमेशा उनको उपेक्षित किए, उनको सम्मान नहीं दिए, और आज किरण जी खुद बोली है कि नेताओं की कमी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी मरकाम साहब आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। मरकाम साहब बीजेपी की बात आप कर रहे हैं। आपके डिप्टी सीएम का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। डिप्टी सीएम का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए सर। पहले आपकी दीवार में था कि बाद में संभालेंगे। आप शुरू से भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोध रही है, यहाँ के बस्तर के लेकर के सरगुजा तक। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को विस्तार किए हैं, 14 सीटों में सिमट गए हैं। योजना के बारे में बताइए। मैं चैलेंज करती हूँ कि आपके आदिवासियों की संस्कृति, उनकी संवर्धन और उनकी सभ्यता को कहीं ना कहीं एक मंच पर ला करके विभिन्न हमारे कहना चाहिए विश्व के जो मानचित्रों पर दिखाना चाहिए, वो माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। और आदिवासियों के जो जंगल जमीन, मरकाम साहब आपको लगता है कि जातीय मरकाम साहब आपको लगता है कि जातीय समीकरण साध लेने से आपको सत्ता की चाबी फिर से मिल जाएगी? देना चाहूंगा नैतिकता है। चलाई है छत्तीसगढ़ में, अगर कुछ चला है तो वो कैंप है। छत्तीसगढ़ की जनता को आपने कर्ज में डुबोते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को चला है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे खान हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, न्याय नहीं मिला है। वो काम करके दिखाए हैं। किरण जी, बोलने से कुछ नहीं होगा। माननीय भूपेश बघेल जी की काम से, उनकी लोकप्रियता आप घबराई हुई है और हमेशा शुरू से। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं किरण जी से। किरण जी जवाब लेता हूं। किरण जी, बार बार यही मरकाम साहब कह रहे हैं कि आप लोग घबराए हुए हैं लोकप्रियता से। जनजातीय समीकरण साधने की कोशिश तो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर है आपको। भाजपा घबराई हुई है तो ये पीएस सिंह जी को उप मुख्यमंत्री के पद से क्यों नवाज रहे हैं? अगर भाजपा घबराई हुई है तो ये दीपक बैच को आगे क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं केंद्र, इनका कांग्रेस का केंद्र नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ये मान चुका है कि भूपेश बघेल जी की छवि को लेकर कहीं ना कहीं झुकी हुई है और उन्हें एक बार अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि टीएस मान चुकी है कि कांग्रेस का अगला चेहरा उनका चेहरा धुंधल हुआ है। यही कारण है जनता पार्टी हमेशा बदलाने का काम करते हैं, भाई भाई को बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम मिलाने का काम करते हैं। हमेशा अगर विरोधी रही है आदिवासियों का। ठीक है किरण जी, जवाब दीजिए जल्दी से। तब इनका प्रश्न ही नहीं सुन पाई। उनका यह है कि आप लोग हिंदू मुसलमान विरोधी रही, आपने कोई काम ठीक से नहीं किया, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डर है आपके मन में, तमाम सवाल आप पर दाग रहे हैं। वो बात है तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ये बात कर रहे हैं। बिरहानपुर की घटना ले लीजिए, नारायणपुर की घटना ले लीजिए, बस्तर के आईजी डीआईजी स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं कि बस्तर धर्मांतरण की आग में जल रहा है। धर्मांतर हुआ है, जिसमें 15 संघ धर्मांतर हुआ है, उसको भारतीय जनता पार्टी याद कर ले।
आप एक एक हमारे पास पुरिंदा तुष्टिकरण की सबूत है। राजनीति भारतीय और जनता जो पार्टी आदिवासी की जाति हो तो काम करते हैं, विश्वास बनाने का काम करते हैं, भाई का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आपके साथ खड़ा हूँ, ये दर्शाता है कि तुष्टिकरण की राजनीति आप करते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब आवास योजना वितरित करते हैं तो कभी ये नहीं देखते कि कौन से वर्ग को या कौन से समुदाय को दे रहे हैं, और तुष्टिकरण की राजनीति आप करते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति से आप बचिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे पास समय इतना ही है। किरण जी आपका, धनंजय सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का ही निकल कर आ रहा है, क्या जातीय समीकरण से आने वाले विधानसभा को बीजेपी जीत लेगी, कांग्रेस जीत लेगी? क्योंकि दोनों ही पार्टियां जातीय समीकरण को साधने में लगी हुई हैं। अब ये जनता डिसाइड करेगी कि काम बोलेगा या जातीय समीकरण। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।